मेरे को मौका दिया गया आज अपना व्यूज़ रखने के लिए, और सभी फार्मर्स भाई और मेरे सीनियर्स डॉक्टर महाजन, धीरेंद्र जी, सभी का धन्यवाद है कि आज उनसे मुलाकात भी हुई। तो 1.5-2 महीने पहले मैं ये प्रेजेंटेशन दे चुका हूँ वैसे अजमेर में लेयर फार्मर्स के लिए, तो शायद कुछ लोगों ने नहीं देखा था उस टाइम। तो ये जो मेरी जो प्रेजेंटेशन है, देखिए पोल्ट्री बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, आधे घंटे या पौने घंटे की प्रेजेंटेशन में उसको आप समा नहीं सकते हो। लेकिन हमारा मेन मकसद होता है कि कुछ पॉइंट्स आपको बताए जाएं। आप लोग हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं क्योंकि आप प्रैक्टिकली फार्मिंग कर रहे हैं, रोज़ डे टू डे एक्टिविटी फार्म के अंदर कर रहे हैं। लेकिन ये एक किस्म का रिफ्रेशर कोर्स होता है कि कुछ पॉइंट्स हम देखे हुए भी अनदेखा कर रहे हैं, तो उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस BB300 पे रहेगा। आप सभी जानते हैं कि BB300 इस टाइम पूरे इंडिया में एक वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड्स जिसको हम बोल सकते हैं वो है। ये मोस्ट एडेप्टेबल ब्रीड है इस टाइम इंडिया में, किसी भी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन में अपने आप को एडॉप्ट करने की क्षमता रखती है। क्योंकि इसके जो जीपी हैं, इसके जो प्योर लाइन है पूना में, वो सारे ओपन हाउस में ही पलते हैं, तो इसलिए बेटर एडॉप्ट हुई है इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से। प्रोलिफिक एग लेयर अंडा देती है, आपको सबको मालूम है। 490 एग्स 100 वीक्स तक ले सकते हैं हम। 4 से 5 डिकेड यानी 40 से 50 साल की ये रिसर्च का नतीजा है कि आज हम इस पोजीशन पे पहुंचे हैं कि ये बेस्ट ब्रीड के नाम से जानी जाती है। हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से पूना में ब्रीडिंग प्रोग्राम चलता है, किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम नहीं है पूना में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको इन हाउस प्रोडक्शन का भी रिकॉग्निशन दिया है हमें। अब ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, P = G + E। सिंपल लेमैन, ये टेक्निकल इक्वेशन है, सिंपल लेमैन में मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, किसी फैमिली में अगर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो दोनों के जीन्स एक जैसे हो गए, लेकिन एक बच्चे को एजुकेशन बहुत अच्छी दी जाती है, दूसरे को नहीं दी जाती है, तो थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा ना, काफ़ी फर्क आ जाएगा। तो हमें किसी भी चीज़ को क्षमता लेने के लिए जीन्स और एनवायरनमेंट दोनों की जरूरत पड़ती है। तो जीन्स तो हमारे साइंटिस्ट लोग जो हैं, डॉक्टर GL जैन और डॉक्टर प्रकाश बाबू, जो पूना में माने हुए जेनेटिस्ट हैं इस टाइम वर्ल्ड में, उन्होंने आपको मुर्गी तो दे दी है BB300, लेकिन एनवायरनमेंट आप लोगों ने देना है। एनवायरनमेंट में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो आपका फार्म मैनेजमेंट और दूसरा आता है न्यूट्रिशन। ये दोनों ही पार्ट है मैनेजमेंट के, फार्म मैनेजमेंट प्लस न्यूट्रिशन। तो ये दोनों चीज़ें अगर हम देंगे तो जो हमारी ये मुर्गी है उसमें आप पूरी की क्षमता का अंडा ले पाओगे। अभी नया मैनुअल भी शायद आप लोगों को मिल गया होगा, हमारा पीछे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, केवल मानी साहब ने दिया होगा आपको। तो हमने कुछ चेंजेस किए हैं ग्रोइंग पीरियड में, लेइंग पीरियड में, लाइट शेड्यूल में, न्यूट्रिशनल प्रोफाइल जो इम्पोर्टेंट है, जो डिस्कस करेंगे हम, और कुछ एग पैरामीटर्स में भी चेंजेस आया है। तो ये हमारे चिक स्टेज, जिसको हम बोलते हैं कि 400 ग्राम तक बॉडी वेट आ जाए तब वो चिक स्टेज होगा। पहले ये 580 ग्राम होता था, शायद आपने अगर ध्यान होगा आपको, तो हम चिक्स फीड 580 ग्राम तक खिलाते थे। अब आप चिक्स फीड 400 ग्राम तक दे सकते हो। तो इसमें कॉस्ट सेविंग कितनी हुई, क्योंकि ग्रो और चिक्स के फीड में काफ़ी डिफरेंस होता है। कम से कम मेरा ख्याल 1 से 1.5 रुपये का फ़र्क शायद फीड में रहता है पर केजी। तो जेनेटिकली हमने इस बर्ड को इम्प्रूव किया है। उसके बाद ग्रोअर स्टेज आती है जो 400 ग्राम से लेके 750 ग्राम तक होता है। उसके बाद डेवलपर बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, इसके बारे में मैं संक्षिप्त में बाद में बताऊंगा।
ये 750 ग्राम से 1050 ग्राम तक। और उसके बाद आता है प्री ले स्टेज, अंडा देने से पहले की स्टेज, जो आधा % प्रोडक्शन जब आ जाती है तब तक देते हैं। थोड़ा सा एक बार प्लीज़ काइंडली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कमर्शियल लेयर फार्मर्स के लिए। तो इस दौरान कम से कम भी 5.6 किलो फीड खाता है बर्ड 18 हफ्ते तक। अब आपका मेन एज ए कमर्शियल फार्म ये टारगेट अचीव करने का होना चाहिए कि हमने जब चिक्स लेना 400 ग्राम का हो जाए, ग्रोअर जब होगा तो 750 ग्राम का, डेवलपर जब होगा 150 ग्राम का, प्रीले स्टेज में 1170 ग्राम का वेट होना चाहिए। और फेज़ 1 जब फेज़ 1 शुरू होता है तो 1240 ग्राम का बॉडी वेट आना चाहिए। अभी ये हमारे स्टैंडर्ड जो हैं, हमारा जो स्टैंडर्ड है BB 300 का, 0 से 18 हफ्ते में 96 से 98% तक इसकी लिवेबिलिटी है, मतलब 2 से लेके 4% तक मोर्टेलिटी स्टैंडर्ड है हमारी। तो आपको ट्राई करना चाहिए कि वो मोर्टेलिटी काबू में कैसी रहे। उसके बाद 18 हफ्ते में 1240 ग्राम बॉडी वेट लेने का आपका टारगेट होना चाहिए। अगर 18 हफ्ते में 1240 ग्राम का बॉडी वेट ले लेते हैं तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अंडा आने से रोके उसको। अभी देखिए, पहले हमारा 80 हफ्ते तक था स्टैंडर्ड, अब हमारा स्टैंडर्ड आ गया 100 वीक्स तक। तो 80 हफ्ते तक हमारी जो फीड खाती थी मुर्गी लेइंग में 46.5 kg और अब खाती है 61.2 kg। और बॉडी वेट में काफ़ी फर्क नहीं आया है। दैट मीन्स कि जब आप बर्ड बेचोगे अंडा करने के बाद तो बर्ड भारी नहीं होगा हमारा। 1560 से लेके 1570 ग्राम के बीच में आप बर्ड को निकाल सकते हो अंडा लेने के बाद। अभी लेइंग के 4 फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। फेज 1 जो शुरू होता है जब आपकी मुर्गी का आधा % अंडा आ जाता है और 30 वीक्स तक आपको फेज 1 का फीड देना है। उसके बाद आपने फेज 2 31 to 55 वीक्स, फेज 3 56 to 80 वीक्स और फेज 4 81 to जब तक आप बर्ड निकालते हैं। तो 4 फेज में डिवाइड किया है। आपने फीड इसी के हिसाब से देना है। आपकी कॉस्ट सेविंग होगी उस फीड में, आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी रहेगी, शेल ब्रेकेज अच्छा रहेगा और एग साइज नहीं बढ़ेगा। अगर आपने फेज 1 का फीड फेज 2 और फेज 3 दोनों में चला दिया तो अंडे का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए इस 4 फेज में इसको डिवाइड किया गया है आपने। अब 4 फेज देने की जरूरत क्यों होती है मुर्गी को? क्योंकि जैसे जैसे मुर्गी की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम होती जाती है और उसकी अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट भी कम होती है एग साइज को कंट्रोल करने के लिए। अदरवाइज एग साइज बढ़ जाएगा और ब्रेकेज बढ़ जाएगी अगर आपने फेज फीडिंग नहीं की तो। हमारे पुराने स्टैंडर्ड में आपको 50 ग्राम का अंडा मिलता था 23 हफ्ते में। अब नया जो बर्ड हमारा है उसमें 50 ग्राम का अंडा आपको 22 वीक में मिल सकता है। एक हफ्ता पहले ही आप 50 ग्राम का अंडा ले पाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है आपकी, ये जो 2 नीचे वाले देख रहे हो आप, अगर आपने अच्छा प्रोडक्शन लेना है जिसको हैन हाउस बोलते हैं तो आपका मकसद होना चाहिए कि 45 हफ्ते तक 90% से ऊपर चले आपका बर्ड। अगर आपने ये काम कर दिया तो 490 अंडे से कोई नहीं रोक सकता। 45 हफ्ते तक 90% चलना चाहिए उसके ऊपर। ये हमारा नया स्टैंडर्ड आया है। पहले हम 72 वीक्स में 330 अंडे बोलते थे, अब 340 है। 80 हफ्ते में हम 373 बोलते थे, अब 386 एग्स ले सकते हो आप। और 100 हफ्ते में 490 एग्स ले सकते हो, 490।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फीड का भी 4 ग्राम पर एग कम हो गया है, अंडे बढ़ गए हैं, फीड इंटेक कम हो गया, तो इससे इकोनॉमिकल बर्ड कोई हो नहीं सकता BB 300 के अलावा। 4 ग्राम पर बर्ड फीड इंटेक रिड्यूस हुआ है और 10 से 12 अंडे बढ़ गए। तो ये आपको कैसे लेना है, ये थोड़े से पॉइंट आगे डिस्कस करेंगे हम। अब 100 वीक्स का लंबा सफ़र होता है, तो उसको कैसे अचीव किया जाए। देखिए, मैंने फिर बोला था कि पोल्ट्री बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, अगर एक भी टॉपिक पे बोलना चाहो तो सारा दिन लग जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ब्रूडिंग एंड ग्रोइंग, उसके बाद प्री ले और लेइंग की स्टेज इंपॉर्टेंट होता है, फीड मैनेजमेंट, पानी का मैनेजमेंट, लाइट का मैनेजमेंट, प्रॉपर वैक्सीनेशन और मेडिकेशन, और बायोसिक्योरिटी जैसे डॉक्टर महाजन ने सुबह बताया था। तो ये सारे पैरामीटर मिल के चलेंगे तो ये राह बहुत आसान हो जाएगी आपकी 100 वीक्स। अभी फाउंडेशन देखिए, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग। तो जो 4 से 5 हफ्ते में अगर आपने बॉडी वेट कवर कर लिया उसका अच्छा, तो आगे आने वाले टाइम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये देखिए, ये बहुत अच्छा ग्राफ है। ये जो नीचे 1 2 3 4 5 6 लिखा है, ये हफ्ते हैं, उम्र है 1 से लेके 30 हफ्ते तक। तो कोई भी हफ्ता ऐसा नहीं है या कोई भी पीरियड ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई उसकी बॉडी एक्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अभी 6 से 7 हफ्ते में बर्ड का इम्यून सिस्टम बनता है, बर्ड का हार्ट डेवलप होता है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा डेवलप होता है, उसके बाद उसका स्केलेटन सिस्टम बनना शुरू होता है 8 से 9 हफ्ते में। उसके बाद 11 से 12 हफ्ते में उसका ओवरी का सिस्टम, अंडा जहाँ से लेना है आपने, वो सिस्टम डेवलप होता है, और उसके बाद 16-17 हफ्ते में सेक्सुअल मैच्योरिटी शुरू हो जाती है। तो कोई भी हफ्ता ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि चलो चल रहा है चलने दो, ऐसा नहीं है। आपने हर एक हफ्ते पे नज़र रखनी है क्या हो रहा है मेरे बर्ड के साथ। अब ये देखिए, टेम्परेचर फर्स्ट वीक का इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपके फार्म पे चिक्स आते हैं, अगर पहले हफ्ते में कुछ गड़बड़ी हो गई तो बाद में उसको करेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो टेम्परेचर इम्पोर्टेंट है, बट चिक्स को टेम्परेचर कितना देना है, क्योंकि हमारे यहाँ सर्दी भी बहुत होती है, गर्मी भी बहुत होती है। तो अगर आपने ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया, ये देखिए, ये जो लिखा है ये एक गाइडलाइन है 95 फिर 90 85 80 फ़ारेनहाइट में। अगर एक्सेस टेम्परेचर हो गया तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा बर्ड में, और अगर चिली टेम्परेचर लो हो गया तो बर्ड को ठंड लग जाएगी, और जब बर्ड को ठंड लगती है तो वो रिकवर नहीं होता जल्दी। आपने देखा होगा CRD आ गई या कुछ आ गया तो वो आ जाएगा। तो ये टेम्परेचर पे ध्यान रखना है, और ख़ासकर सर्दियों में चिक्स आने से पहले 24 से 36 घंटे पहले ही आपका शेड गर्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इमीडिएटली वहाँ से चिक्स आ गए और वहाँ से टेम्परेचर नहीं बना है शेड का, तो सारा का सारा स्ट्रेस चिक्स पे पड़ जाएगा। तो 24 से 36 घंटे पहले ही उसको शेड को गर्म कीजिए। अब हम फार्मर क्या करते हैं, हम टेम्परेचर पे ध्यान देते हैं। ड्राई टेम्परेचर जो मैंने बताया 90 डिग्री होना चाहिए, 94 होना चाहिए, वो गलत है। हमें साथ में ह्यूमिडिटी भी देखनी होती है। ह्यूमिडिटी मीन्स नमी कितनी है शेड के अंदर, क्योंकि जब चिक्स चलता है हैचरी से तो उसकी 80% नमी से निकलता है। वो ट्रांसपोर्टेशन में 70% होती है। आपको पहले हफ्ते में 60% ह्यूमिडिटी चाहिए नमी शेड के अंदर, सीधे ड्राई टेम्परेचर नहीं चाहिए। अगर ये नहीं होगा, अगर आपकी 60% से नीचे ह्यूमिडिटी है तो चिक्स क्या होगा, अपना मॉइस्चर बाहर फेंकेगा और बर्ड क्या होगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। फिर हम हैचरी वालों को भी कई बार ब्लेम कर देते हैं कि चिक्स कमज़ोर आया था या कुछ, वो डिहाइड्रेट हो गया एक्चुअल में। तो ह्यूमिडिटी बनाने के लिए आप सिंपल है कि कुछ पानी के बर्तन शेड के अंदर रख सकते हैं, गर्म पानी करके ना, तो वो मॉइस्चर उड़ता है तो वो बन जाता है। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का रिलेशन आपस में बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी 60% से 10% ऊपर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, समझो 70% ह्यूमिडिटी है आपके शेड में, तो आप 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम कर सकते हैं बिना किसी
डर के। फार्मर को डर लगता है कि मैं टेम्परेचर कम कर दिया तो कहीं नुकसान ना हो जाए, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप कम कर सकते हैं फैन वगैरह लगा। इस तरह का मीटर यूज़ करिए अपने शेड के अंदर जिसमें टेम्परेचर भी दिखता हो और ह्यूमिडिटी भी दिखती हो। सिंपल थर्मामीटर नहीं लगाना है, इस तरह का टेम्परेचर मार्केट में मिल जाता है साइंस की शॉप्स में, तो उस तरह का टेम्परेचर लगेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि आपके फार्म पे चिक्स आए तो उसकी एक्टिविटी कैसी है, बर्ड एक्टिव था या नहीं था, या बाद में ख़राब हो गया वो। इसको क्रॉप फील्ड टेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा क्रॉप होता है जहाँ का बर्ड का दाना जाता है, दाना जाता है ना, यहाँ पे होता है गले के पास, तो आपने उसको टच करके देखना है। अगर वो सॉफ्ट है और भरा हुआ है तो दैट मीन्स उसने दाना भी खाया है, उसने पानी भी पिया है। और अगर हार्ड है तो उसने पानी नहीं पिया है। अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं है तो ना उसने दाना खाया है ना पानी पिया, तो एकदम आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो 2 घंटे के बाद 75% चिक्स आपके नंबर 1 कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपके शेड में कुछ मैनेजमेंट की कमी है या कुछ बर्ड का क्वालिटी अच्छी नहीं थी। कई बार निप्पल ऊपर हो गए पानी के, या पानी नहीं मिला, फीडरों में फीड वो खा ही नहीं पा रहा है, तो इस तरह की चीज़ आपको मिलेगी, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। इसको क्रॉप फीड आप करके देखिए फार्म पे, अपना करना चाहिए टेस्ट ही, ताकि आपको पता लग जाएगा कि मेरा बर्ड कितना एक्टिव है। स्पेस, जिस लोग से हम बहुत कंप्रोमाइज़ करते हैं कई बार फार्मर स्पेस से, खासकर डीप लिटर के फार्मर्स। केज में तो हम बोलते हैं कि पहले 2 हफ्ते में 18 स्क्वायर इंच जगह देनी चाहिए, उसके बाद 3 से 8 हफ्ते पे 40 to 45, 9 से 15 60, और 15 हफ्ते के बाद 65 स्क्वायर इंच जगह दीजिए अपने बर्ड को केजेस में। डीप लिटर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले 2 हफ्ते में 0.3 to 0.4 स्क्वायर फीट, 3 हफ्ते के बाद 1 स्क्वायर फीट। जनरली जहाँ डीप लिटर की फार्मिंग कर रहे हैं लोग, खासकर ब्रूडिंग, वहाँ कभी स्पेस 100% पूरा होता ही नहीं है। आपने 10,000 बर्ड डाले तो 10,000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए आपको डीप लिटर में। तो फार्मर क्या करते हैं, 10 की बजाय 14 डाला होता है, 15, फिर बाद में कई दिक्कतें आ जाती हैं। खासकर विंग रोड की दिक्कत स्पेस की वजह से बहुत आती है, जीडी वगैरह जिसको बोलते हैं आप। अगर स्पेस कम होगा तो वो दिक्कत आएगी ही आएगी, खासकर इस मौसम में जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। बॉडी वेट भी मॉनिटर नहीं करते शायद हम। ब्रीडर्स में तो 100% बॉडी वेट होता है, लेकिन कमर्शियल लेयर में बॉडी वेट मुझे नहीं लगता कि कितने फार्मर्स करते होंगे बॉडी वेट। तो बॉडी वेट रेगुलरली करिए, डिफरेंट इंटरवल्स पे करिए। हमारा मैनुअल जो दिया है उसको पढ़िए आप, उसमें हर एक चीज़ लिखी है, एक एक चीज़ क्लियर है उसमें। अगर कोई दिक्कत होती है तो किसी भी डॉक्टर से बात कर सकते हो। अब ये देखिए बॉडी वेट की इंपॉर्टेंस क्या है, और यूनिफॉर्मिटी। आपका फ्लॉक कितना यूनिफॉर्म है। अब ये एग्जांपल दिया है एक, ये फॉर एग्जांपल 1230 ग्राम एवरेज वेट है, होना चाहिए किसी बर्ड का किसी भी टाइम में। तो उसका 10% प्लस और उसका 10% माइनस, तो 10% प्लस कितना हो गया 1350, और 10% माइनस हो गया 1107। तो 1107 से लेके 1350 तक जो बर्ड हैं आपके, वो सारे ओके बर्ड हैं। 1107 वाला कमज़ोर नहीं है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि 85% फ्लॉक बर्ड्स इस रेंज में आना चाहिए। वो 1107 से लेके 1350 तक, तब जाके ओके है वो। 85% बर्ड, समझो 10,000 बर्ड डाला है आपने, तो 8500 बर्ड 1107 से लेके 1350 आना चाहिए। और ये आपको बड़ा मज़ा आएगा जब आप ये काम करेंगे अपने फार्म पे। आप 100 बर्ड्स को ले लीजिए, 200 बर्ड का बॉडी वेट कीजिए और एक ग्राफ बनाइए। तो ऐसा ग्राफ बनना चाहिए जैसे घंटी नुमा ग्राफ बन जाना चाहिए, तो ये बर्ड ओके है। अब आप देखना अगला ग्राफ और इस ग्राफ में क्या डिफरेंस है। अब देखो, अब इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। वो घंटी नुमा था और ये फ्लैट हो गया।
हालांकि इसमें भी बॉडी वेट रेंज वही है, 1107 से 1305 ही है, 1350 ही है, लेकिन इसमें आपके 60% बर्ड ही आ रहे हैं स्टैंडर्ड उसमें। तो यूनिफॉर्मिटी क्या होगी आपकी? पुअर। तो पुअर यूनिफॉर्मिटी होने के क्या कारण हो सकते हैं? फार्म मैनेजमेंट प्लस न्यूट्रिशन, ये दोनों चीज़ें। अगर आपका फीड फार्मूलेशन ठीक नहीं है, फीड इनटेक ठीक नहीं है, कोई बीमारी चल रही है, या ओवर क्राउडिंग, जैसे मैंने बोला जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, और डीविकिंग ठीक नहीं किया आपने, तब भी ये प्रॉब्लम आएगी। फिर ये सारे का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक डिजीज़ आती है कॉक्सी। कॉक्सी आपने सुना होगा, आपने वही कॉक्सी देखी होगी जिसमें ब्लड आता है बीठों में, उसको एक्यूट कॉक्सी बोलते हैं। लेकिन जो दूसरा उसका रूप होता है वो होता है क्रोनिक कॉक्सीडियोसिस। वो आम फील्ड में डायग्नोस नहीं हो पाता है, वो सिर्फ लैब में माइक्रोस्कोप के अंदर ही डॉक्टर साहब उसको देख के कर सकते हैं। लेकिन आपने कैसे पता लगाना है कि आपको कैसे शक हो कि मेरे फ्लॉक में क्रोनिक कॉक्सीडियोसिस है? सारा कुछ ठीक है, मोर्टेलिटी नहीं है, बर्ड वजन नहीं ले रहा है, आपका फीड भी अच्छी क्वालिटी का है, आपके फीडर भी ठीक है, आपका स्पेस भी ठीक है, लेकिन बर्ड बॉडी वेट नहीं ले पा रहा है, तो इमीडिएटली क्रोनिक कॉक्सी के लिए चेक कराइए बर्ड को। हम बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में सोचते हैं, उससे बीमारियों के बारे में उल्टा छोटा सोच रखो। बीमारियों की सोच हमेशा छोटी होनी चाहिए, बड़ी बीमारी के बारे में मत सोचो। तो इमीडिएटली लैब में जाके 2-4 बर्ड, लाइव बर्ड ले जाइए, डॉक्टर साहब स्लाइड बनाएंगे और देख लेंगे, और आप सिंपल एम्प्रोलियम का कोर्स करोगे, बर्ड ठीक हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर बॉडी वेट बर्ड नहीं ले रहा है तो। अब ये देखिए, ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नीचे हमने हफ्ते लिखे हैं 1 से लेके 18 हफ्ते तक, और वो जो दूसरा साइड है उसमें लिखा है कि परसेंटेज गेन कितना होता है बॉडी वेट का। तो इसमें आप देखेंगे ये वाली जो चीज़ है, ये वाला मैक्सिमम बॉडी वेट गेन आपका शुरू में होता है, बाद में बॉडी वेट गेन नहीं होगा। बाकी बाद के बार आप देख रहे हो ना, छोटे छोटे हो गए बिल्कुल ही। मैक्सिमम बॉडी वेट कब है? फर्स्ट वीक में 85% बॉडी वेट गेन करता है, फर्स्ट वीक में, सेकंड में 70 के आसपास, थर्ड में 50 के आसपास, 40, 30, बाद में 5 से 6% तक। तो अगर पहले करेक्शन आपने कर ली तो हो जाएगी, बाद में करेक्शन नहीं होगी फिर। तो पहले 10 से 12-15 हफ्ते जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है बर्ड के लिए। बॉडी वेट आप जरूर करवाइए अपने फार्म पे, बॉडी वेट से ही पता लगेगा आधी चीज़ें, बॉडी वेट से। अब जो मैं बोल रहा था कि चिक्स फीड, फिर ग्रोअर, और उसके बाद हमने एक फीड इंट्रोड्यूस किया है डेवलपर फीड। तो डेवलपर फीड का क्या होता है? उसमें हम लो एनर्जी देते हैं, लो प्रोटीन देते हैं, उसमें फाइबर बढ़ा देते हैं। फाइबर जैसे ही बढ़ाओगे आप, तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है कि जो बर्ड का इंटेस्टाइन है, जो भी सिस्टम है, इंटेस्टाइनल सिस्टम, क्रॉप है, गिजर्ड है, सारा डेवलप होना शुरू हो जाता है। अगर वो अच्छा डेवलप होगा तो जब मुर्गी अंडे पे आती है तो उसका फीड इनटेक अच्छा रहता है बर्ड का, अगर वो सिस्टम उसका अच्छा होगा। तो डेवलपर फीड को जरूर इंट्रोड्यूस कीजिए जब बर्ड 750 ग्राम एवरेज बॉडी वेट आ गया हो। तो ये आप समझे ना इस बात को। अब जैसे मैंने बोला कि 85% अगर बर्ड यूनिफॉर्म है आपका तो वो एक्सेलेंट फ्लॉक है आपका, 80 to 85 वेरी गुड, 70 to 80 फेयर, और 70% से कम यूनिफॉर्मिटी आ रही है तो वो पुअर फ्लॉक है। उसमें आपको जानने की आवश्यकता है कि क्या हो रहा है मेरे फार्म पे, क्योंकि आप फीड खिलाई जा रहे हो, सब कुछ करी जा रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा उसका कुछ भी। अब लेइंग से पहले एक और चीज़ है जो फार्मर शायद नहीं देते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्री ले फीड। अंडा आने से पहले ये हमने देनी होती है। ये कब शुरू करते हैं हम? 16 हफ्ते से। और जब बर्ड में % प्रोडक्शन आ गई, 16 हफ्ते से लेके % तक प्रोडक्शन आ जाए तो उसको हम प्री ले फीड देते हैं।
तो इसमें चेंज क्या है, ग्रोअर से प्री ले में क्या डिफरेंस होता है? कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कैल्शियम बढ़ता है सिर्फ। वहाँ आप 1% कैल्शियम देते थे फीड में, यहाँ सीधा आप 2.5% कैल्शियम दे सकते हो। क्योंकि क्यों देना है हमने 2.5%? क्योंकि बर्ड ने आगे जाके अंडा देना है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा कैल्शियम चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आपने ये फीड में कैल्शियम नहीं बढ़ाया तो आपको कई फार्मरों ने एक्सपीरियंस किया होगा, तो बर्ड लंगड़ा हो जाता है। क्योंकि जो मुर्गी होती है वो अपने शरीर से कैल्शियम निकाल के अंडे को देगी, अंडे को छिलके के देगी और खुद लंगड़ी हो जाएगी। तो इसलिए आप पहले से उसको एक्स्ट्रा कैल्शियम दीजिए प्री ले फीड के रूप में। ये बोन्स हैं, इनको मेडुलरी बोन्स बोलते हैं। और नेचर ने ऐसा बनाया है सिस्टम कि ये 10 से 12-14 दिन पहले ही डेवलप होना शुरू होता है बॉडी में, उससे पहले नहीं होता। ये होती तो ये लॉन्ग बोन्स ही हैं, फीमर वगैरह, उसके अंदर ये देख रहे होंगे, ये वाइट वाइट कुछ स्पॉट्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये सारा कैल्शियम है। तो कैल्शियम जाके इसमें जो आपने 2.5% कैल्शियम दिया है एक्स्ट्रा प्री ले फीड में, वो सारा यहाँ का यहाँ डिपॉजिट हो जाता है जाके। इसको बोलते हैं मेडुलरी बोन्स। ये एक किस्म से बैंक अकाउंट है, जैसे बैंक में पैसे रखते हैं वैसे मेडुलरी बोन्स में एक्स्ट्रा कैल्शियम जमा होता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मेडुलरी बोन्स की? ये इंपॉर्टेंस है। अब जो अंडा होता है उसके छिलके में 2.2 ग्राम कैल्शियम होता है, अंडे के छिलके के ऊपर। तो उसका 60% आता है आपका डाइट से और 40% आता है आपका मेडुलरी बोन से। तो आपका फीड का भी इंपॉर्टेंस है, आपके मेडुलरी बोन दोनों की इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज शेल वीक आएगा आपको। अब ट्रांसफर ग्रोअर से लेइंग हाउस में कब ट्रांसफर करना है? आइडियल जो हम बोलते हैं कि 95-100 दिन पे अगर 15-16 हफ्ते पे ट्रांसफ़र करो तो दी बेस्ट है, 15-16 हफ्ते पे। अगर आप लेट ट्रांसफ़र करते हो तो क्या होगा ग्रोअर से लेइंग में, क्योंकि उसमें अंडा बन चुका है, तो जैसे ही आप उसकी हैंडलिंग करोगे और लेइंग शेड में लेके जाओगे तो वो अंडा फूटना शुरू हो जाता है अंदर। तो ई कोलाई वगैरह की प्रॉब्लम, एग पेरिटोनाइटिस जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी। तो टाइमली शिफ्टिंग कीजिए, और जब आप शिफ्टिंग कर लेते हैं तो बर्ड को अगर एंटीबायोटिक की ज़रूरत है तो दीजिए। कॉक्सीडियोसिस के कंट्रोल के लिए एम्प्रोलियम जरूर दे दीजिए, चाहे कॉक्सी थी या नहीं थी। आप 1 हफ्ते का कोर्स उसको करवा दीजिए, क्योंकि अगर थोड़े से भी रेजिडुअल कॉक्सी भी रह गई होगी अगर उसमें, तो बर्ड पीक प्रोडक्शन नहीं पकड़ेगा। ये मैंने केस देखे हैं, बहुत केस देखे हैं कि बर्ड की पीक नहीं आती है। तो कॉक्सीडियोसिस का कोर्स जरूर करवाइए, चाहे कॉक्सी है चाहे नहीं है, 1 हफ्ते का कोर्स। उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग जरूर करिए कि बर्ड शिफ्ट होने के बाद कोई सुस्त बर्ड तो नहीं हो रहा, पानी पी रहा है नहीं पी रहा है, दाना खा रहा है या नहीं खा रहा है, वो आपने मॉनिटर करना है शिफ्टिंग के बाद। और रोल ऑफ न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। अब मैंने नीचे जो वर्ड यूज़ किया है वो न्यूट्रिशन यूज़ नहीं किया, मैंने यूज़ किया है मैचिंग न्यूट्रिशन। तो मैं BB300 की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरी ब्रीड की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। हमारी ब्रीड के हिसाब से न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, तो वो आप पूरा प्रोडक्शन उसका ले पाओगे। अब जो फेज़ 1 की बात करें हम, तो फेज़ 1 क्यों इंपॉर्टेंट है? हम फेज़ 1 को केवल लाइटली लेते हैं, हल्के में लेते हैं कि मुर्गी अंडे पे तो आएगी, अपने आप अंडा देती रहेगी, ऐसा नहीं है। फेज़ 1 का फीड कब से कब होता है? 0.5% प्रोडक्शन से लेके 30 हफ्ते तक। और इसमें 3 चीज़ें हो रही होती हैं इंपॉर्टेंट उस टाइम, इस दौरान। बर्ड का वेट 32% इंक्रीज होता है 0.5% प्रोडक्शन से 30 हफ्ते तक, 355 ग्राम वेट का इजाफा होता है। आपकी फीड इनटेक बढ़ती है, इसमें 70 से 100 ग्राम फीड इनटेक आ जाता है इस फेज़ में, और अंडे का वेट बढ़ता है 40 ग्राम से 56 ग्राम। तो 3 एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट हो रही होती हैं इस टाइम बर्ड के लाइफ में। तो इस फेज़ को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है। तो जब आपका बर्ड 1200 ग्राम के आसपास आ जाता है, 1200 ग्राम वेट या 10% प्रोडक्शन आ जाएगी उस टाइम, तो आपने लाइट देना शुरू करना है।
अभी कई फार्मर क्या प्रैक्टिस करते हैं, कई 70-80% पे जाके देते हैं लाइट। ऐसा ना करो, क्योंकि बर्ड की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है न्यूट्रिशन के लिए। उसने 96, 97, 98 पे जाना है। अगर आपने उसकी लाइट रोक दी तो बर्ड प्रॉपर दाना नहीं खा पाएगा, पानी नहीं पी पाएगा। तो लाइट उसकी सांस में आपने 10% प्रोडक्शन के बाद बढ़ाते जाना चाहिए। अब देखिए, अगर आपका न्यूट्रिशन में कोई कमी है या आपकी फीड में कोई कमी है तो क्या होगा। हम वो चीज़ नहीं देखते न्यूट्रिशन, हम सीधे जाएंगे कि बर्ड में आईबी आ गया, बर्ड में कोई दूसरी बीमारी आ गई तो प्रोडक्शन लो होगी। लेकिन न्यूट्रिशन को पहले रूल आउट कीजिए हमेशा। आपका बर्ड 96, 97 चला गया और कुछ दिन बाद डीप नीचे आ गया ऑटोमेटिकली, ना कोई मोर्टेलिटी है बर्ड में, ना कोई प्रॉब्लम है, तो दैट मीन्स कि आपकी फीड में कहीं ना कहीं एनर्जी की कमी थी। उतना तो चला गया वो एक बार, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। अगर पीक प्रोडक्शन नहीं आ रही है, ये न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं, और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पीक बराबर नहीं आया तो एनर्जी कम हो सकती है, प्रोटीन कम हो सकता है फीड में। तीसरा, अंडे का साइज नहीं बन रहा है तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, एनर्जी की भी हो सकती है। बॉडी वेट लॉस, अगर बॉडी वेट लॉस क्यों होगा न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बर्ड जा रहा है आपका 95 पे, आपकी एनर्जी प्रोटीन पूरी नहीं है, तो बर्ड अपने फैट से उसको एनर्जी देगा, अपने फैट से। उसने अंडे को बर्ड, मुर्गी पहले जैसे माँ बच्चे को रखती है ध्यान से, वैसे मुर्गी हमेशा अंडे का ध्यान पहले रखेगी। वो अंडा मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी से भी फैट देना शुरू कर देगी। तो 3% के आसपास फैट बॉडी में भी जरूरी है, लेकिन अगर आपने एनर्जी नहीं दी तो बर्ड क्या हो जाएगा, बॉडी वेट छोड़ जाएगा अपना, क्योंकि मुर्गी अपने फैट से दे रही है उसको। अगर सॉफ्ट बोन्स हैं, हड्डियां वीक लग रही हैं आपको, तो कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो सकती है। शेल क्वालिटी अच्छी नहीं है तो कैल्शियम फास्फोरस या कोई और रोल हो सकता है। तो ये चारों चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि क्यों हो रहा है ऐसा। लाइट शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है मुर्गी में। आपको कोई दे सकता है जो आपकी लाइट क्यों जरूरी होती है मुर्गी में? दिन की लाइट तो जाती है, रात को क्यों जलाते हैं हम लाइट, क्या जरूरी है? जो मुर्गी का ब्रेन होता है उसमें एक ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो जैसे लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो वो स्टिमुलेट होके अंडे बनाने वाला हार्मोन बनाता है, उसी की वजह से अंडा बनेगा फिर आगे। सिंपल लेमैन लैंग्वेज में, टेक्निकली तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ये। तो पहले 24 घंटे में हम पहले 3 दिन 24 घंटे की लाइट देते हैं, उसके बाद आप 22 से 23 घंटे की लाइट दे सकते हो, मतलब 4 से 7 दिन के अंदर। सेकेंड वीक से लेके 7 हफ्ते तक 20 आवर्स, 4 घंटे आप लाइट बंद कर सकते हो बिना किसी डर के। रात को 7:30 से 11:30 लाइट आप बंद कर सकते हो। 8 वीक के बाद आपने बर्ड को नेचुरल लाइट देनी है। ये हमारा जो नया शेड्यूल लाइट का है, इसको काइंडली फॉलो कीजिए, अच्छे रिजल्ट हैं इसके। अब ब्रूडिंग में लाइट अलग है, ग्रोइंग और लेइंग में लाइट अलग है। लाइट इंटेंसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। लाइट इंटेंसिटी आप समझते हो ना कि कितने पावरफुल लाइट गिर रही है, उसको लक्स में मेजर किया जाता है, लक्स बोलते हैं उसको। तो ब्रूडिंग में आपने 30 से 40 लक्स देखना है। कई बार हम शेड में घुसते हैं, ब्रूडिंग शेड में, हमें कुछ नहीं दिखाई देता अंदर, इतना अंधेरा होता है। तो बर्ड को क्या दिखाई देगा? ना दाना दिखाई देगा, ना पानी दिखाई देगा, तो वो बॉडी वेट पूरा नहीं कर पाएगा। पहले 4-5 दिन बर्ड को ब्राइट लाइट चाहिए, 30 से 40 लक्स। लक्स मीटर आता है आजकल, इसमें मोबाइल में भी ऐप होती है, एक फार्मूला भी होता है, बाद में मेरे से पूछ सकते हैं, कोई 2 मिनट में वो आप निकाल सकते हो। लक्स का निकालने का सिंपल फार्मूला है एक। ग्रोइंग और लेइंग में आपने लाइट कम करनी है, 10 से 20 कर देना है उसको लक्स। ज़्यादा लक्स नहीं देना है ग्रोइंग, क्योंकि बर्ड में अगर आप ज़्यादा लक्स दोगे तो 2 दिक्कतें आ सकती हैं। बर्ड एग्रेसिव हो जाता है, एग्रेशन बढ़ जाता है उसका, या बर्ड फिर पिकिंग शुरू कर देगा। आपने देखा होगा प्रोलैप्स की प्रॉब्लम कई भाई लोग फील करते होंगे, प्रोलैप्स आ गया,
तो प्रोलैप्स जब भी आता है तो सबसे पहले अपने शेड की लाइट का इंटेंसिटी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 99% चांस है कि उसको करेक्ट करते ही आपका प्रोलैप्स भी करेक्ट हो जाए। अब ये लाइट शेड्यूल दे रखा है, जैसे मैंने बोला कि 1200 ग्राम पे आपने लाइट बढ़ानी शुरू करनी है। जब पहली लाइट बढ़ानी है आपने आर्टिफिशियल, 1 घंटे की लाइट बढ़ाइए पहले, और 1 घंटे में भी मॉर्निंग की लाइट पहले देनी है, सुबह की लाइट 4 बजे जैसे जगाते हैं। क्योंकि ऐसा पाया गया है रिसर्च में कि जो मुर्गी होती है ये मॉर्निंग लाइट को ज़्यादा प्रेफर करती है। तो पहली लाइट कैसी देनी है आपने, फर्स्ट 1 घंटा मॉर्निंग टाइम में, बाद में आधा घंटा बढ़ा के उसको टोटल लाइट आपने 16 घंटे की देनी है, नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल। उससे ज़्यादा लाइट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उससे नुकसान हो सकता है। नंबर 1, एक तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल वैसे ही बढ़ेगा। फिर दूसरा, मुर्गी डिस्टर्ब होती है, इसमें आपके जंबो एग्स बढ़ सकते हैं। जो बड़ा अंडा आता है ना, डबल गोली बोल देते हैं, डबल योक, वो कई बार ज़्यादा लाइट देने से भी हो जाता है। अब ये देखिए, फार्म पे हम जाते हैं, ये एक्चुअली फार्म का फोटो है कहीं का, भरवाले का होगा। तो इस बल्लभ में और इस बल्लभ में क्या फ़र्क है? आपके बल्लभ ऐसे होने चाहिए। शेड में जाओ तो फार्मर कभी ध्यान नहीं देता, मैं सिर्फ बड़ी सच्चाई बोल रहा हूँ। इतने जाले लगे होते हैं ऊपर कि वो बल्लभ तो कहीं छुप ही गया होता है बेचारा बीच में। तो लाइट इंटेंसिटी क्या करेगी? आप जितने मर्जी लक्स दे दो, तो लक्स तो सारे खत्म हो गए ना वो। तो टाइमली इनको क्लीन कीजिए। कोई भी बल्लभ फ्यूज़ होता है उसको कल पे मत छोड़िए, उसको आज ही रिप्लेस कीजिए। इमीडिएट रिप्लेस होना चाहिए बल्लभ। शेड में बहुत बल्लभ फ्यूज़ होते हैं, इमीडिएट करिए, कल पे मत छोड़िए, नहीं तो होगा ही नहीं। वो सारा फ्लॉक निकल जाएगा लेकिन वो बल्लभ होगा ही नहीं वहाँ पे। तो मतलब छोटी छोटी बातें हैं, हम बड़ी बात ना सोचें। मैं फिर बोल रहा हूँ, इससे भी आप काफ़ी इंप्रूवमेंट कर सकते हो अपने फार्म प्रोडक्शन की। अब अर्ली एग वेट आपने कैसे लेना है? खैर अब तो पुलेट एग काफ़ी कम हो रहे हैं BV300 में। पहले कभी किसी टाइम में प्रॉब्लम होती थी, अब तो मेरे ख्याल 40 ग्राम का अंडा आप लेते हैं स्टार्टिंग में। तो एग वेट लेने के लिए पहला जो फेज़ मैंने बताया, आपकी फ्लो की यूनिफॉर्मिटी 85% होनी चाहिए। आप अपने फीड में कुछ ऑयल यूज़ कर सकते हैं पहले फेज़ में, सोया ऑयल या राइस ब्रान ऑयल। ज़्यादा नहीं करना है, 0.5% से 1%, मतलब हफ्ता 2 हफ्ते उसको ऑयल दीजिए तो अंडे का साइज़ बढ़ने में वो मदद करेगा। पहले फेज़ में दे सकते हैं आप उसको। लाइट स्टिमुलेशन, जैसे मैंने बोला, 1200 ग्राम आ गया या 10% प्रोडक्शन आ गया, आपने लाइट देना ही देना है, तब जाके आपका अंडे का साइज़ बहुत बेहतर आ जाएगा। अब शेल क्वालिटी, जिसको फार्मर कई बार कंप्लेंट्स काफ़ी आती हैं, शेल क्वालिटी। अब ये अंडे का स्ट्रक्चर है, मेन तो अंडे पीला भाग तो आपने देखा, ये 30% होता है अंडे के वेट का। जो अंडे की जर्दी होती है वाइट, वो 60% के आसपास होती है। जो बाकी बचा छिलका, वो 10 से 11% होता है अंडे के वेट का। मतलब अगर 60 ग्राम का अंडा है तो 6 ग्राम के आसपास छिलका होगा। तो उस छिलके को कैसे मेंटेन करना है, इसमें न्यूट्रिशन 100% रोल प्ले करती है। जेनेटिक्स का रोल सिर्फ 20% होता है, 80% आपका मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन रोल होता है। कहीं भी आप ये पढ़ लीजिए अंडे के छिलके को बनाने के लिए। अब जैसे मैंने बोला कि एग शेल जो है, छिलका जो है, वो 10 से 11% रखता है, 5 से 6 ग्राम। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है 95 to 97%। फॉस्फोरस भी होता है इसमें, कैल्शियम नहीं होता अकेला, फॉस्फोरस भी है, मैग्नीशियम भी है, आयरन भी है, कॉपर भी है छिलके में। तो अब ये स्लाइड दिखाने का इंपॉर्टेंस क्या है? अब आप ट्रेस मिनरल यूज़ करते हो तो उसमें क्या होता है? ट्रेस मिनरल में क्या आता है? आयरन, कॉपर। तो अगर वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ नहीं कर रहे हो आप, तो ये शेल क्वालिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। आपको किसी भी कंपनी का आप ट्रेस मिनरल डालिए, सबसे पहले चेक कीजिए उसकी कंपोजिशन क्या है, क्या वो हमारी ब्रीड की रिक्वायरमेंट से मैच करती है या नहीं करती है।
सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। मैंने कई कंपनीज का देखा, वो मैच ही नहीं करता। तो आपका ये आप पैसे खर्च कर रहे हो तो आप उस पर देखिए कि कंपोजिशन क्या है उस ट्रेस मिनरल की या विटामिन्स की या जो भी है चीज़। हमारी ब्रीड से उसको मैच करना चाहिए, BB300 से, जो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने दे रखा है। हाँ, अब ये सबको पता है, यहाँ से ये ओवरी है, यहाँ अंडा जाता है, फिर यहाँ वाइट जर्दी बनती है, यहाँ शेल बनता है यूट्रस में। सबसे ज़्यादा अंडा टाइम यहाँ स्टे करता है। एक अंडा बन गया, फिर नेक्स्ट आ जाएगा। अब ये दिखाने का मेरा पर्पज़ क्या था, अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर दिखाई दे रहा है तो। ये जो नीचे बना है, लाइन बनी है, ये टाइम दे रखा है हमने सुबह 5 से लेके अगले दिन का 24 घंटे का टाइम दे रखा है। जो ये ब्लैक लाइन दे रखी है, ये रात का टाइम है। अंडे का छिलका रात को बनता है, बाकी सारा कुछ दिन में हो रहा है, जर्दी जुर्दी योक यूक सब कुछ दिन में हो रहा है। अंडे का छिलका रात को बनेगा। तो रात को मुर्गी के आगे कोई फीड नहीं होती है, तो उसको कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? फिर जो मार्बल चिप्स आप यूज़ कर रहे हो उसी से मिलता है, क्योंकि वो जाके गिजड़ या पोटा जिसको बोलते हैं, वहाँ जाके स्टोर हो जाता है पत्थर, और वहाँ से धीरे धीरे कैल्शियम निकलता रहता है। तो ऐसा टाइमिंग सेट हो जाता है कि अंडे के छिलके के साथ उसका टाइम सेट हो जाता है। तो मार्बल चिप्स की, मेरा अल्टीमेट कहने का मतलब था इस स्लाइड से, मार्बल चिप्स की क्वालिटी चेक कीजिए, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। मार्बल चिप्स आपका 3 मिलीमीटर साइज़ का होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए लेइंग बर्ड के लिए। 3 mm का छोटा होगा तो क्या होगा, उससे कैल्शियम फास्ट निकलता है, तो उसके साथ वो शेल क्वालिटी के साथ खराबी करेगा। या कई बार वो बीठों के साथ ही छोटा, बहुत छोटा होगा तो बीट के साथ ही निकल जाता है। उसका स्ट्रक्चर भी चेक कीजिए, कई बार बहुत नुकीला मार्बल चिप्स आ जाता है। नोकीला होता है, आपने देखा होगा, फ्लैट, वो मुर्गी को तंग करता है, अंदर जाके उसको पिंच करता है अंदर जाके। मैंने 2-3 केस ऐसे देखे हैं जिसमें प्रोडक्शन ड्रॉप हो गया, कारण समझ ना आए। जब वो पोस्टमार्टम करके देखा तो जो पत्थर के टुकड़े थे वो इंटेस्टाइन तक पहुंचे थे और सारा जख्म किए हुए थे उसमें, इतना नोकीला था। तो मार्बल चिप्स की एक तो उसका साइज़, दूसरा उसको केमिकल के लिए टेस्ट कराइए कि इसमें कैल्शियम कितना है, इसमें मैग्नीशियम कितना है। आजकल कई बार बहुत ख़राब भी आता है, मैग्नीशियम कई बार 1% से ऊपर आ रहा है, कैल्शियम कम आ रहा है, लेकिन आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर रहे हो, तो बीच बीच में ज़रूर उसको चेक करवाते रहिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए। तो यहाँ पे पत्थर का रोल है, जो मैंने ये ब्लैक वाला दिखाया। अब ये हो ही गया सारा। जेनेटिक्स 20% रोल प्ले करती है शेल क्वालिटी में, 80% मैनेजमेंट। उसमें बीमारियां भी हो सकती हैं, IB में भी शेल क्वालिटी ख़राब हो जाती है, रानीखेत में भी, इन्फ्लुएंजा, सब में शेल क्वालिटी ख़राब होती है। एज, जैसे जैसे मुर्गी बड़ी होती जाएगी उसकी नेचुरल की क्षमता कम होती जाती है। 8 महीने की मुर्गी है, उसके बाद 11 महीने की है, 14 महीने की है, 17 महीने की है। अंडे का वेट बढ़ के 56 से 60 ग्राम हो गया, लेकिन शेल वेट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है। वैसे तो मैंने बोला कि 10% होता है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। अंडे का वेट बढ़ जाएगा, शेल का वेट नहीं, छिलके का वेट नहीं बढ़ेगा, तो वो छिलका कमज़ोर हो जाएगा फिर। और मुर्गी की क्षमता भी 60% से 50% हो जाती है नेचुरल, उसको हम चेंज नहीं कर सकते कोई भी, क्योंकि जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है, जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता जाता है कोई ना कोई एक्टिविटी कम होती जाती है, तो ऐसे ही मुर्गी की भी कम होती है, 60% से 50% पे आ जाती है। और जो मेडुलरी बोन जो मैंने बताई थी उसकी क्षमता भी कम हो जाती है। तो अब हमें कैल्शियम मिले कहाँ से मिले फिर? तो आपने कैल्शियम, एक ही रास्ता रह गया, फीड के थ्रू, फीड के थ्रू इंक्रीज करना है कैल्शियम को। अंडे के साइज को कंट्रोल करेंगे तो छिलके की कंप्लेंट बहुत कम हो जाएगी। सबसे बड़ा कारण है कि अंडे के साइज को हम कंट्रोल नहीं करते हैं। हम फेज़ 1 का फीड फेज़ 2 फेज़ 3 में भी चला रखते हैं, इकोनॉमिकली भी नुकसान है आपको और अंडे के वेट में भी नुकसान है।
तो प्रोटीन भी कम करनी है आपने, मिथ्योनिन भी कम करनी है, एनर्जी भी कम करनी है, लिनोलिक एसिड भी कम करना है। लिनोलिक एसिड कहाँ से मिलता है हमें? या तो मक्का से मिलेगा या ऑयल से मिलेगा। तो ये चारों चीज़ें कम होनी चाहिए, तब जाके अंडे का वेट का कंट्रोल कर सकते हैं। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, मैंने बोला मुर्गी जैसे जैसे एज हो रही है, फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट कम होनी चाहिए। हम उल्टा करते हैं, हम डर के मारे डीसीपी या एमसीपी कम ही नहीं करते हैं फीड फार्मूलेशन, कि मुर्गी कहीं ख़राब ना हो जाए। ऐसा नहीं है, उल्टा ख़राब हो जाएगा अगर आपने फॉस्फोरस कम नहीं किया तो। ये देखिए 0.4, 0.38, 0.32, 0.3। फॉस्फोरस को हमेशा नीचे लाइए, कैल्शियम को बढ़ाइए, क्योंकि एक्सेस फॉस्फोरस कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने से रोकता है बॉडी में, और बीठों के साथ वो कैल्शियम फॉस्फेट निकल जाता है। फॉस्फोरस कम करना है, कैल्शियम बढ़ाना है हमें। विटामिन डी जो दे रखा है वो दीजिए, 3500 IU पर केजी फीड। सर्दियों में थोड़ा सा विटामिन एडिशनल दे सकते हो आप, क्योंकि सनलाइट नहीं होती है, पर्दे बंद होते हैं, तो कुछ एडिशनल विटामिन डी दिया जा सकता है। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आप विटामिन डी दे रहे हैं फीड में, ज़बरदस्ती हम एक्सेस डाल रहे हैं कई बार, वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका फॉस्फोरस के साथ क्या लिंक है। जब भी आप विटामिन डी देते हो तो लीवर में जाके वो 25 वाली फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसके बाद किडनी में जाके 125 में कन्वर्ट होता है। तो ये जो फॉर्म है ये बर्ड को चाहिए होता है 125 वाला। तो अगर आपने एक्सेस फॉस्फोरस दिया, जैसे मैंने बताया पिछली स्लाइड में, तो ये वाली फॉर्म नहीं बनती है 125 वाली, उसको हैम्पर करेगा, वो बनने नहीं देगा। तो विटामिन डी आपको अवेलेबल ही नहीं होगा बर्ड को अगर आपने एक्सेस फॉस्फोरस दे दिया। तो फॉस्फोरस के ये नुकसान है, कैल्शियम को भी बाइंड करेगा और विटामिन डी की कन्वर्शन को भी नहीं होने देगा। तो एक्सेस फॉस्फोरस को अवॉइड कीजिए, अपने न्यूट्रिशनिस्ट या वेटनेरियन से फार्मूलेशन उसी हिसाब से बनाइए। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं बर्ड में? 3 इंपॉर्टेंट हैं, सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम। इनका बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जनरली आप नमक डालते हैं फीड में और सोडा भी डालते होंगे, तो जब आप वो फार्मूलेशन बना रहे हैं आप या आपके कंसल्टेंट, तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि लगभग 1:1 रेशो हो दोनों की, आपका बर्ड बेस्ट परफॉर्म करेगा अगर 1:1 रहती है तो लगभग। अगर आपके क्लोराइड ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होगा? 0.2 से ऊपर आपके क्लोराइड नहीं जाने चाहिए, ब्लड एसिडिक हो जाता है, और कैल्शियम जो अंडे के छिलके के लिए चाहिए होता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं होता है बर्ड में, तो वो शेल क्वालिटी को ख़राब करेगा। एक्सेस क्लोराइड हमेशा, तो नमक से मत सेट कीजिए सारा फार्मूला, नमक और सोडे को बैलेंस करके ये वाली फिगर अचीव कीजिए। अब पाउडर और पत्थर की रेशो हमने डिफाइन की है, 50-50 है, फिर दूसरे फेज़ में 40-60, 30-70, 30-70, क्योंकि यहाँ पे बर्ड की क्षमता कम हो रही है तो हमें पत्थर ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। लिवर हेल्थ, अब आप बोलोगे कि लिवर और शेल का क्या रोल है आपस में? बहुत रोल है, क्योंकि सारा का सारा योक लिवर से आता है। शेल में भी प्रोटीन होता है कुछ, तो वो प्रोटीन भी लिवर से आता है ताकि वो शेल को इंटैक्ट रखता है, बाइंड करके रखता है। तो लिवर हेल्थ अगर ठीक रहेगी आपके बर्ड की। हाँ, दूसरा, अगर आपने फेज़ 2 फेज़ 3 बर्ड में भी फेज़ 1 चला दिया तो लिवर ख़राब सबसे पहले होगा, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें ज़्यादा प्रोटीन है, उसमें ज़्यादा एनर्जी है, वो लिवर पे लोड डालेगी और फैटी लिवर शुरू हो जाता होगा, कईयों ने यहाँ एक्सपीरियंस किया होगा। तो फेज़ वाइज फीड कीजिए, और फार्मूला जो आपने बनाना है वो फीड इनटेक के हिसाब से बनाना है। 100 ग्राम खा रहा है, 105 खा रहा है, 110 खा रहा है, 115, उसके बेस पे आपका फार्मूलेशन होना चाहिए। अदरवाइज़ आप एक्सेस न्यूट्रिशन दे रहे हो, वो इकोनॉमिकली भी अच्छा नहीं है और बर्ड के लिवर के लिए भी अच्छा नहीं है। तो लिवर को बचाने के लिए कोलिन, बीटेन, मिथ्योनिन, ये बैलेंसिंग होना चाहिए। माइकोटॉक्सिन जितना कम हो सके, 20 ppb फीड
में हम लिमिट, वैसे तो लिमिट कोई नहीं है, सेफ लिमिट कोई नहीं है माइकोटॉक्सिन्स की, लेकिन फिर भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हमने बनाया है 20 ppb से ज़्यादा ना हो फीड में टॉक्सिन लेवल। तो उसको जितना डाउन कर सकते हो उतना लिवर अच्छा रहेगा और उतना आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा बर्ड का। गट हेल्थ, जैसे डॉक्टर साहब ने सुबह बताया, कालरा साहब ने, इंटेस्टाइन की हेल्थ बहुत आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो एसिडिफायर, आप एंटीबायोटिक्स का कम से कम यूज़ करिए। जैसे मॉर्निंग में बताया, एंटीबायोटिक्स सारे गट सिस्टम को ख़राब करता है। अगर हम भी 5-7 दिन एंटीबायोटिक खा लें तो हमारा क्या हाल होता है पता ही है सबको। तो प्रोबायोटिक्स, एसिडिफायर्स, एंजाइम्स, इनका उपयोग कीजिए, आपकी गट सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा न्यूट्रिशन का। डिजीज़ चैलेंजेस एंड कंट्रोल, ये भी एक परफॉर्मेंस का हिस्सा है। तो डिजीज़ पे ऐसे ना जाइए आप, सबसे पहले आप अपने एरिया की प्रॉब्लम देखिए, आपके एरिया में क्या प्रॉब्लम चल रही है। फॉर एग्जांपल राजस्थान के बाद भी अजमेर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, अजमेर के बाद भी आपके अपने फार्म में क्या है, डिफरेंट हो सकती है। तो एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, उसके हिसाब से वैक्सीनेशन प्रोग्राम, एक जनरल शेड्यूल तो मिलता ही है सबको, अपने फार्म और एरिया के हिसाब से अलग से शेड्यूल बनवा सकते हो आप, और उसी के हिसाब से मेडिकेशन कीजिए अपने एरिया के हिसाब से। आजकल ये बड़ा स्लाइड भी मैंने ऐसे बनाई है, कन्फ्यूज़न जैसा है, NDIB और इन्फ्लुएंजा में बहुत कन्फ्यूज़न है, डायग्नोसिस में भी और ट्रीटमेंट में भी। तो पहले तो ये डायग्नोसिस करवाइए कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या इन तीनों में से। यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लेइंग में, अंडे टेढ़े मेढ़े हो जाना, प्रोडक्शन कम हो जाना, सारा कुछ होता है। तो इसको प्रॉपरली डायग्नोस कराइए और काइंडली फॉरेन स्ट्रेन यूज़ मत कीजिए, इंडियन ओरिजिन के स्ट्रेन वैक्सीन में यूज़ कीजिए। लाइव वैक्सीन्स खासकर IB की लेइंग में जितना हो सके अवॉइड कीजिए, क्योंकि लाइव वैक्सीन जितना यूज़ करेंगे उसके नए नए स्ट्रेन बनते हैं और आपकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो सकती, जितनी मर्जी वैक्सीनेशन कर लो आप। IB लाइव जितना हो सके अवॉइड कीजिए लेइंग में, जब तक कि वो मैन्युफैक्चरर रिकमेंड नहीं करता है। मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए आज की डेट तक, तो ये बोलते हैं किल्ड वैक्सीन से काम लीजिए। तो ये समरी है, आपने इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। ब्रूडिंग, ग्रोइंग स्पेस, खासकर डीप लीटर वालों के लिए, पानी की क्वालिटी, बॉडी वेट अचीव करना है, लाइट का सिस्टम जो हमने दिया है, प्री ले फीड जरूर इंट्रोड्यूस कीजिए अपने फार्म पे। फेस फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली भी और मुर्गी की हेल्थ के लिए भी, और कंट्रोल ऑफ एक्सरसाइज, लिवर एंड गट हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।